नमस्कार साथियों। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ एमसीक्यूज लेकर। ये एमसीक्यूज कौन से हैं जो 30 जून 2024 को डीएलएड एग्जाम में आए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए इन क्वेश्चंस को देखकर आपको अपने आगे की तैयारी है वो जारी रखनी है। तो राजस्थान भूगोल के कौन कौन से सवाल आए हैं, लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आए हैं राजस्थान भूगोल से। तो राजस्थान भूगोल के सवाल जो है उनके जो आंसर्स हैं वो हम यहाँ देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये अपन पहले देख चुके हैं, पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन था ऐसा कि पहला जो है यहाँ पर सीमेंट कारखाना पूछा है और वहां पर पूछा था पहला सूती वस्त्र मिल। तो उद्योगों से क्वेश्चन लगभग जो आते हैं वो इस टाइप के, या तो पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है, या पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ है, या पहली शुगर मिल वो कहाँ पर है, या जो इसके प्रमुख जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर ये उद्योग स्थापित किए हुए हैं। एक तो प्रथम पूछ लेते हैं और एक बाद वाले में जो वर्तमान में जो चल रहे हैं अभी मुख्य रूप से, तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप तैयारी कर रहे हो। तो राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना पूछा है इसने, तो सीमेंट कारखाना इसका आंसर हो जाएगा निम्बाड़ा, गोटन, लाखेरी, चित्तौड़गढ़। ये चार ऑप्शन दिए हैं। लाखेरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लाखेरी कहाँ पर है, बूंदी में। लाखेरी जो है वो बूंदी में और सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला है जनगणना। जनगणना 2011। जनगणना 2011 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2-3 पन्नों की है और उसको अगर आप एक बार तैयार कर लें तो ये हर एग्जाम में काम आती है और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो इस एग्जाम में भी आए हैं डीएलएड एग्जाम के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है। महिला साक्षरता दर पूछी है 2011 में। 2021 की भी जनगणना नहीं हुई है, उसके आंकड़े नहीं आए क्योंकि 2024 चल रहा है। तो अभी तक एग्जाम में यही पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर अभी 60%, 75%, 52 और 43। तो अपने अभी तक फर्स्ट डिवीजन नहीं हुई थी, अब जो आंकड़ा आएंगे उसमें हो सकता है पहुंच जाए। तो ये 52 ही है, आंसर हो जाएगा इसका सी, महिला साक्षरता दर। ठीक है। तो जनगणना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है, तो ये तो आपको वैसे ही कंटेस्ट कर लेना चाहिए। पहले जो क्वेश्चन है थोड़े सतही तौर पर पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा डीप जाने लगे हैं। महिला साक्षरता दर ये तो चलो ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप में पूछा हुआ है। तो आपको जो है इसलिए कह रहे हैं कि जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे बदलाव हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को भी डाल लेना चाहिए। यदि अपन पुराने जो क्वेश्चन आए हैं काफी 5 साल 10 साल पहले और उसके अकॉर्डिंग अपन बैठे रहे और अपन चेंज नहीं करें तो अपन क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है लेटेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चनों में बदलाव हो रहा है, किस प्रकार किस लेवल तक का इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। उस लेवल की तैयारी होगी तो आप आराम से उनके आंसर दे पाएंगे। अगला है, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है। बाजरा उत्पादन में, बाजरा उत्पादन बताइए, राजस्थान में बाजरा वैसे खूब चलता है, तो राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा स्थान है। तो सिंपल है ये बहुत, पहला, इसका आंसर हो जाएगा पहला। राजस्थान का जो है पहला स्थान है बाजरा के उत्पादन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011, वापस आ गया इसका क्वेश्चन जनगणना 2011 का, लेकिन इसका डीप में पूछ लिया। क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। कुल जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें ये पूछा हुआ है कि कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लेकिन इसने और अंदर चलेगा। क्या पूछा है कि कुल कार्यशील जो जनसंख्या है, मतलब जो काम करती है वास्तव में, बच्चे होते हैं वो भी कार्यशील में नहीं आते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कार्यशील में आते हैं। जो युवा है लगभग वो जो है इसमें कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। तो पहले कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत पहले पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन आ चुका है इसमें और डीप में चलेंगे कि जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत खेती में लगा हुआ है और खेती से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर निर्भर है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन दिए 24%, 42%, 90% और 62%। इसका आंसर है 62% डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी एग्जाम के अंदर। अगर आपने नक्शा देखा हो राजस्थान का तो नीचे जो ये वाला क्वेश्चन है जहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये है, यहाँ पर जो है माही नदी मध्य प्रदेश आती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई वापस नीचे जाती है। तो इस माही नदी के आसपास जो 56 गांवों का जो समूह है
और जो मैदानी भाग है ये छप्पन का मैदान कहलाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो ये बाकी वाला तो सब क्षेत्र में कहाँ चले गया, इधर जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है इस ये कोटा बूंदी वाला, ये पूरे ऑप्शन सारे इधर वाले दिए, तो ये तो अपने आप कट जाएंगे। बूंदी हट गया, कोटा बूंदी गया, कोटा बारा हट गया, बचा क्या प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ यहाँ पर है, बांसवाड़ा नीचे, डूंगरपुर ऊपर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है। इस प्रकार से अपन को जैसे उद्योगों से क्वेश्चन हो गया, जनगणना से ये 2 क्वेश्चन हो गए, फसलों में बाजरा उत्पादक राज्य या यूं पूछ लेते बाजरा उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उन आंकड़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से जिले प्रथम स्थान पर है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि छप्पन का मैदान मतलब ये मैदानी भाग से क्वेश्चन पूछा है। नदियां जब आप पढ़ते हैं तो नदियों में ये क्वेश्चन आता है, माही नदी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार से अपनी तैयारी देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 11वां क्वेश्चन, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, नहरों से सिंचाई है लेकिन फर्स्ट कौन सी, गुड़गांव नहर परियोजना, गंगा नहर, गंगा नहर भी कहते हैं इसको, गंगा नहर भी कहते हैं परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। राजस्थान की सबसे पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है। बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है। क्या होगा इसका आंसर, गंग नहर परियोजना। क्या हो जाएगा, गंग नहर भी कहते हैं इसे, गंगा नहर परियोजना भी कहते हैं। किसके नाम पर है, बीकानेर के महाराजा थे महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जो है उनके द्वारा 20वीं सदी के प्रारंभ में मतलब 1927 के अंदर ये बन गई थी। और कहाँ से पानी लिया गया इसका, पंजाब के अंदर जो सतलज नदी बहती है, पंजाब में फिरोजपुर है, फिरोजपुर के पास में सतलज नदी, और सतलज नदी से जो है पानी लेकर ये नहर बनाई गई। इसका नाम रखा गया गंग नहर परियोजना या गंगा नहर परियोजना भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तार कहां से कहां तक की फैली हुई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको मैप याद है तो ये भी क्वेश्चन मैप से हो जाएगा। कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है कि दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस आपको नक्शा याद होना चाहिए। नक्शा देखा थोड़ा, तो नक्शा अगर राजस्थान अपन देखें तो ये राजस्थान का नक्शा थोड़ा सा अपन रफली बना लेते हैं। ये हो गया झालावाड़ और हाड़ौती वाला इलाका हो गया, और ये हो गया धौलपुर वाला इलाका, और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो इस तरह से फैली हुई है। इधर तो अपना क्या हो गया, ये तो क्या हो गया रेगिस्तान इलाका हो गया, ये अरावली हो गई। इधर पे ये क्या हो गया, पठारी भाग हो गया ये, और इधर ये क्या हो गया, ये हाड़ौती भाग, ये पठारी भाग हो गया। यहाँ पर तो माही नदी मैदानी भाग ही है, और ये भी भाग कौन सा है, मैदानी है। ठीक है, चंबल नदी बनास नदियाँ जो बहती है वो, नीचे माही नदी बहती है। और ये जो हाड़ौती वाला भाग है ये हो जाएगा पठारी भाग, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा ये सब। अब इसमें अपन देखें तो अरावली पर्वतमाला का ये क्या कर रहा है, विस्तार पूछ रहा है किस तरफ से किस तरफ है। तो अगर अपन को डायरेक्शन पता है कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, ऊपर क्या होती है दिशा, ये उत्तर दिशा होगी। नीचे दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। ये कौन सी होगी, पश्चिम। ये कौन सी होगी, पूर्व। ध्यान है, राइट साइड में पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं। अब इसने क्या किया और बीच बीच में डाल दी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। मतलब इसने सीधी सीधी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ऐसे नहीं दी, इसके भी बीच में दे दी। तो बीच में हो जाएगी, तो ये भी आपको क्लियर है कि उत्तर और पूर्व के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम में है तो ये उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूर्व बीच में है तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब अपनी डायरेक्शन अपन देख रहे हैं, इस मैप के अंदर अपन देख रहे हैं ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ये वाली। ये डायरेक्शन ये कौन सी है, उत्तर और पूर्व बीच में, मतलब ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम बीच में, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। बस, तो ये देख लो ऑप्शन, जहां पर ये ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इधर देखें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो सही है लेकिन उत्तर पूर्व होना चाहिए। इसने क्या दे दिया, उत्तर पश्चिम, तो गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम सही है।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, चाहे उधर से ऐसे बोलो चाहे दक्षिण पश्चिम से ऐसे बोलो, इसने कोई पूछा कुछ नहीं है कि भी राइट साइड से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ विस्तार पूछ रहा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बोलो या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बोलो, दोनों के दोनों सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी है वो आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य। अब दक्षिण का मध्य यहाँ और उत्तर का मध्य यहाँ, मतलब ये यूं हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम ये रहा, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रहा, तो ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे है क्या, ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो अगर आपको मैप में अगर याद है और आपको डायरेक्शन की जानकारी है तो आप ये कोई भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और अगर आपने मैप में नहीं देखा है, दिशा की जानकारी नहीं है, सिर्फ रटा हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन आने पर आप जरूर क्या हो जाओगे, हड़बड़ा जाओगे। ठीक है, इसलिए कहता हूं भूगोल जो है वो हमेशा मैप से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। लो जी, ये अलग ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया। राजस्थान और एमपी आपको पता है, राजस्थान से एमपी टच होता है, रेलवे स्टेशन की सीमा पूछी है, तो सीमा कौन सा स्टेशन होना चाहिए, नवापुर। नवापुर जो है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। ये भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा भाग गुजरात में आधा भाग महाराष्ट्र में। लेकिन अपन क्या पूछा है, अपन को राजस्थान और मध्य प्रदेश पूछा है, तो ये तो गलत है। दूसरा देखें मुनाबाव, मुनाबाव तो आप सभी को ध्यान है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर। राजस्थान में कौन सा जिला, बाड़मेर, तो बाड़मेर और पाकिस्तान बॉर्डर पर है, तो ये भी नहीं। झालावाड़ रोड, झालावाड़ रोड कहाँ पर है, झालावाड़ में, और झालावाड़ कहाँ है, एमपी के बॉर्डर पर है, तो ये हो सकता था। लेकिन झालावाड़ रोड नहीं है, ये है रेलवे स्टेशन है लेकिन छोटा स्टेशन है और बॉर्डर से दूर है। लास्ट ऑप्शन है भवानी मंडी। भवानी मंडी कहाँ पर है, ये भी झालावाड़ में, और झालावाड़ आपको पता होना चाहिए एमपी के टच है, मध्य प्रदेश से टच है ये। और भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है, इसमें आप देखोगे कि एक जगह आधा भाग इसका राजस्थान में है और आधा भाग इस रेलवे स्टेशन का मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। बहुत सिंपल है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है कहाँ मिलेंगे, जहाँ पानी की कमी होगी, जहाँ रेगिस्तान होगा। और रेगिस्तान अपना कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले हैं, कोटा बूंदी, गलत, कोटा बूंदी तो नीचे जिले की बहुत बरसात होती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, गलत। अलवर भरतपुर, ये भी गलत। जोधपुर और जैसलमेर, ये वाला भाग आ गया, ये जैसलमेर आ गया, ये जोधपुर आ गया। ये पश्चिमी इलाका जहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता। राजस्थान से नहीं होता, इसके स्टार लगा लेना। अगर ये नहीं पढ़ा है तो पहला ही आंसर होगा बनास, और आप देखोगे कि राजस्थान से उद्गम होता है बनास का, और आंसर लगा दोगे तो बाहर आके देखोगे, देखा होगा शायद किसी ने कुछ गलती ऐसी भी की होगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि नहीं पूछा है, इसका मतलब कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है। बनास की बात करें तो बनास का तो उद्गम कहाँ है, राजस्थान से। कौन से जिले से है, आप मेरे को कमेंट बताइए। ठीक है, कौन से जिले से है और कौन सी पहाड़ियों से है। ठीक है, अगला चले, बाणगंगा। बाणगंगा आप सभी को पता है कहाँ से, जयपुर से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, तो ये राजस्थान से इसका उद्गम है। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध का जो उद्गम है ये होता है एमपी से। मध्य प्रदेश का जो देवास जिला है वहां से आती है, विंध्याचल पर्वतमाला है, वहाँ बरसात होती है, वहां से पानी बहकर आता है। देवास से कहाँ एंटर करेगा, राजस्थान में। राजस्थान में कौन से जिले से एंटर करता है, झालावाड़ से। झालावाड़ से फिर जाता है कोटा के अंदर, और कोटा के बाद में ये चंबल नदी के अंदर ये नदी काली सिंध नदी मिल जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि किसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, तो राजस्थान का उद्गम काली सिंध नदी का नहीं होता है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लास्ट बच गई बांडी। बांडी जो है ये कौन से, पाली जिले के अंदर है। ठीक है, आपने नाम पढ़ा भी होगा, बांडी नदी पर जो है हेमावास बांध बना हुआ है, और हेमावास बांध कहाँ पर है, पाली में। बाद में ये क्या है, लूणी नदी में जाके मिल जाती है, तो लूणी नदी की सहायक नदी। तो ये राजस्थान में इसका उद्गम, इसका भी राजस्थान में उद्गम, और इसका भी राजस्थान, इन तीनों का राजस्थान से उद्गम है। लेकिन काली सिंध जो है ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश से है, राजस्थान में आती जरूर है। कहाँ से एंट्री करती है, झालावाड़ से, फिर कोटा, और बाद में चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है बनास नदी किस जिले से इसका उद्गम है और कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये लगभग अपने 15 क्वेश्चन थे। ये लगभग ऐसे क्वेश्चन जो है ये इस बार आए हैं। एक क्वेश्चन और रह गया है, क्या क्वेश्चन है अपने,
2011 की जनगणना के अनुसार, फिर क्वेश्चन ये जनगणना का आ गया, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया एक ही एग्जाम में। देख इसका मतलब जनगणना जो है 2011 की कितनी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आपको ये 3 पन्ने तो कंटेस्ट कर लेने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। तीसरे पूछे, पहले नहीं, पहले पे हिंदू हो गए, सेकंड नंबर पे मुस्लिम हो गए, थर्ड नंबर पे जो है जैन है, सिख है, मुस्लिम या ईसाई। क्या लगता है आपको, कंफ्यूजन होगा जैन में, सिख में और ईसाई में? तो इसमें आंसर है सिख। सिख जो है ये अपने थर्ड नंबर पे, ये ध्यान रखना है। पंजाब जो है अपने उत्तरी भाग जो राजस्थान का टच करता है पंजाब को। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। जनगणना शायद इसमें क्वेश्चन में गलत मिसप्रिंट हो गया है, जनगणना नहीं होनी चाहिए, पशु गणना होनी चाहिए, क्योंकि पशु के बारे में पूछ रहा है। तो पशुधन जो है वो कितना प्रतिशत है, राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, टोटल की बात कर रहा है, टोटल जो भारत में जो पशु है उसके कितने प्रतिशत राजस्थान में पाए जाते हैं। पशुधन से भी लगभग सवाल एक में आता ही है, तो 19%, 14%, 11% या 8, तो 11 के आसपास है, 11.26% पशुधन राजस्थान में पाया था। अगला है किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सरकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई। प्रथम पूछ रहा है वापस, प्रथम की पहला क्वेश्चन और आ चुका है, फिर ये प्रथम का है सरकारी कृषि बैंक। सरकारी कृषि बैंक की स्थापना कब हुई? 1919, 1952, 1947 या 1904। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर है 1904, मतलब डी आंसर है इसका। अगला, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? ये भी ध्यान है, खनिज उपलब्ध पूछा है, उपलब्ध पूछ रहा है मतलब ये भंडार पूछ रहा है। एक भंडार होते हैं कि कितने खनिज हैं अपने पास, एक उत्पादन होता है या उत्खनन होता है, कितने को आप उत्खनन कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो खनिज जो है 82 टाइप के हैं अपने यहाँ भंडार में, लेकिन जब उसका उत्खनन कर रहे हैं 82 का उत्खनन नहीं हो रहा है, उत्खनन तो उसमें से सिर्फ 57 का हो रहा है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो 90, 79, 61 या 52। तो 82 तो कहीं है ही नहीं, तो 82 के पास में कौन सा है? 79, तो आंसर इसका हो जाएगा 79। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? कौन सा भाग रेगिस्तान है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है मैप से, तो ये बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। जिस राजस्थान का अगर मैप देखें अपन, तो आप इसमें देखोगे कि ये जो राजस्थान नक्शा है इसमें ये वाला जो इलाका है, जैसे बीच में आप देखोगे ये तो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। तो ये वाला जो पोर्शन है उत्तर, ये ऊपर हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। तो आप देख सकते हैं जो रेगिस्तान है कौन से इलाके में है? उत्तरी में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने मैप में पढ़ रखी है, ये लिखा हुआ शायद आपको कभी मिलेगा कि कौन सा भाग रेगिस्तान है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दिशाओं वाली जो है ये अगर मैप से याद करो तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं, गलती होने के भी चांस नहीं रहते हैं, रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एक बार पहले कोई क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ेगी। तो अगर नक्शे में किसी को याद है तो ऑप्शन दिया था, एक तो यहाँ का दे दिया दक्षिण वाले इलाके का बांसवाड़ा दे दिया, एक इधर दे दिया बाड़मेर, एक इधर दे दिया बीकानेर, एक इधर दे दिया गंगानगर। अब ये कह रहा है कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी या सूर्य की किरणें तिरछी सतह कहाँ पड़ेगी। तो अगर आपको ये जानकारी है कि जो है 0 डिग्री जो होता है अक्षांश, वहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती जाएगी। तो वो कंसेप्ट जिससे क्लियर था, मैप जिसको ध्यान था कि नक्शे के अंदर कौन सा जिला कहाँ पर है, तो वो क्वेश्चन आराम से उसको अटेंड कर पाया। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े बहुत अगर अपन को जानकारी है और अगर अपन को मैप अच्छी तरह याद है तो आप उस आधार पर उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। 10 क्वेश्चन हो गए।